हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे तथा अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। राजस्थान ज्योग्राफी की ये कक्षाएं आपकी तैयारी को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी। चलिए बिना समय गंवाए आज के क्लास को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, तो हम लोगों ने कल कल की क्लास में यहाँ तक पढ़ा था लाठी सीरीज जैसलमेर में फैली है, ये भूगर्भीय जल की पट्टी है, ये सब हमने पढ़ लिया था। यहाँ पे सेवन घास पाई जाती है। फिर आगे हमने पढ़ा था सेवन घास के बारे में पढ़ा था कि सेवन घास क्या होती है। इसे स्थानीय भाषा में लिलोन कहा जाता है। ये इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो लिसिथुरुस सिडिकुस है। प्रोटीन युक्त है, गोडावन की प्रिय है, सबसे लंबी घास है। ये भी हमने पढ़ लिया था। ये पारिस्थितिक संतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण है और अन्य कुछ घासों के नाम भी हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ रहे हैं कि सम एक शब्दावली आती है शुष्क मरुस्थल का जो भाग है हम पढ़ रहे हैं। क्या नाम था उसका, बालू का स्तूप मुक्त। बालू का स्तूपों से मुक्त जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत सम करके एक स्थान आता है। तो अगर हम सम की स्थान की बात करें तो ये जो सम स्थान है यहाँ पे पूर्णतया वनस्पति रहित है, यानी एक भी जो पेड़ पौधे हैं वो नहीं है। तो इसके बारे में लिख सकते हैं इस स्थान पर या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये जो स्थान है यह स्थान जैसलमेर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है ये स्थान? ये पड़ता है, हमने अभी कहा है कि ये स्थान जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर में स्थित है। इसका दूसरा बिंदु ये है कि यहाँ पे ये जो स्थान है ये पूर्णतया वनस्पति रहित है। पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र है, यानी एक भी पेड़ पौधे नहीं है। पेड़ पौधे नहीं है तो वहाँ पे वर्षा भी नहीं होगी। पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र है। ये धोरों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में पर्यटक है वो आते हैं। किस लिए आते हैं? केवल और केवल धोरे देखने। धोरों का जो दृश्य है वो बहुत यहाँ का सुहावना है या बहुत अच्छा दृश्य लगता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है, हमने बात की, हमने पहले जब हमने जो वो पढ़ रहे थे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, तो उसके अंतर्गत हमने बात की। हम बात करेंगे सम के बारे में, चांदन नलकूप के बारे में बात करेंगे, कलवुड फॉसिल पार्क वगैरह वगैरह के बारे में हमने बोला था कि ये सब का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। तो इसी कड़ी में अगला हमारे पास है चांदन नलकूप। ये एक प्रकार से मीठे पानी का स्रोत है। ये कहाँ स्थित है? तो सबसे पहला इसका क्वेश्चन है कि चांदन नलकूप कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर आएगा जैसलमेर में। कहाँ स्थित है ये? जैसलमेर में। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि इसका जो प्राचीन नाम वो क्या मिलता है, तो उसका आंसर आएगा इसे चौहान नलकूप कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसे? चौहान नलकूप। प्राचीन समय में इसे चौहान नलकूप के नाम से जाना जाता था। अगला, ये कहाँ स्थित है? एक तो हमने बात की जैसलमेर भी हमने जो पीछे पढ़ा था लाठी सीरीज में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? लाठी सीरीज में स्थित है। ये भूगर्भीय जलपट्टी का उदाहरण है। ये क्या है? यह एक भूगर्भीय जलपट्टी का उदाहरण है। यह क्या? एक भूगर्भीय जलपट्टी का उदाहरण है। इस बात का भी
अपन इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो हमने बात की है इसका एक अन्य नाम भी आता है, या इसकी एक उपाधि, या इसकी एक जो, इसको क्या बोलते हैं, इसको एक प्रसिद्धि प्राप्त है जिसे कहा जाता है थार का घड़ा। थार का घड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। थार का घड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। और ये मीठे पानी का स्रोत है। ये क्या है? मीठे पानी का स्रोत है। तो हमने चांदन नलकूप के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी, बहुत सारी बातें की है कि ये कहाँ स्थित है। जैसलमेर में स्थित है। कहाँ बोले तो जैसलमेर में एक जो हमने पढ़ा है लाठी सीरीज है उसमें स्थित है। इसका प्राचीन नाम चौहान नलकूप है। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये एक थार का घड़ा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे थार का घड़ा भी कहते हैं। और ये मीठे पानी का स्रोत है। और ये एक भूगर्भीय जल पट्टी का भी उदाहरण है। चलिए, आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो हमारे पास है आकलवुड फॉसिल पार्क। क्या ये है? अगला हमारा बिंदु है आकलवुड फॉसिल पार्क। ये क्या होता है? तो ये जैसलमेर के मरु राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? जैसलमेर का जो मरु राष्ट्रीय उद्यान आता है, मरु राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के 2 जिलों में फैला हुआ है, बाड़मेर और जैसलमेर में। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है? तो द्वितीयक महाकल्प के जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के साक्ष्य है। द्वितीयक महाकल्प के जो जुरेसिक कालीन है, जुरेसिक यानी जहाँ जो वो जो क्या बोलते हैं वो जुरेसिक यानी एक प्रकार से जब वो हुआ था ना, उसे क्या कहेंगे यार, हाँ, जब ज्वालामुखी उद्गार हुआ था उस समय की प्राकृतिक वनस्पति भी पाई जाती है। ये एक जीवाश्म पार्क भी कहा जाता है इसे। तो चलिए लिख लेते हैं। हमने बात की है कि यह कहाँ स्थित है? तो यह जैसलमेर के जो आकलवुड फॉसिल पार्क है वो जैसलमेर के मरु राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। मरु राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ये हमने बात की। मरु राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। दूसरी हमने बात की यहाँ पे क्या पाई जाती है? यहाँ पे द्वितीयक महाकल्प के एक काल आता है जिसे कहा जाता है जुरेसिक कालीन प्राकृतिक जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे है, प्राकृतिक वनस्पति के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं? प्राकृतिक वनस्पति के साक्ष्य मिलते हैं। और इसके बारे में हमने तीसरी जो बात की थी वो की थी, इसे जीवाश्म पार्क भी कहा जाता है। इसे जीवाश्म पार्क भी कहा जाता है। जीवाश्म पार्क भी कहा जाता है। तो हमने जो बात की है वो बात की है आकलवुड फॉसिल पार्क के बारे में बात की है। ये कहाँ स्थित है? ये जैसलमेर के मरु राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यहाँ पे क्या पाया जाता है? यहाँ पे द्वितीयक महाकल्प के जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं? जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के साक्ष्य मिलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे इसे क्या कहा जाता है? इसे जीवाश्म पार्क भी कहा जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास जो शब्दावली है वो है, इस स्लाइड को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये आगे जो शब्दावली है सेव हो रहा है। आगे जो हमारे पास जो शब्दावली है वो है फूलदरा गांव। कौन सी है? आगे जो शब्दावली है वो है
कुलधरा ग्राम। तो कुलधरा ग्राम क्या है? ये भी एक जैसलमेर में स्थित है। यहाँ पे कैसे साक्ष्य मिले हैं? यहाँ पे व्हेल मछली या डायनासोर के साक्ष्य मिले हैं। व्हेल मछली मुख्य रूप से समुद्र में पाई जाती है। तो ये जो कुलधरा ग्राम है ये 33 सागर के अवशेष होने का साक्ष्य प्रकट करता है। तो हमने जो बात की है कि जो कुलधरा ग्राम है ये कहाँ स्थित है? यह जैसलमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये जैसलमेर में स्थित है। इसके बारे में यहाँ पे किस किस के साक्ष्य मिले हैं? यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं, एक तो मिले हैं व्हेल मछली के साक्ष्य मिले, और दूसरा जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं, या डायनासोर भी बोल सकते हैं। जो डायनासोर जो प्राचीन समय में होते थे, बहुत बड़े बड़े विशालकाय शरीर के होते थे। डायनासोर के बारे में एक डायनासोर से संबंधित एक मूवी भी बनी हुई है जिसे आप देख सकते हैं, जिसका नाम मेरे ख्याल से जुरेसिक ऐसा करके कुछ तो था। तो ये दो जो साक्ष्य मिले हैं ये किस बात के जो सबूत है या किस बात के सबूत प्रकट करते हैं? ये सबूत प्रकट करते हैं कि प्राचीन काल में जो मरुस्थल है, जो थार का मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थल? थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष था। 33 सागर का अवशेष है। क्या ये 33 सागर का अवशेष है। तो हमने बात क्या क्या की है एक बार वापस जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं कुलधरा ग्राम। तो कुलधरा ग्राम के अंतर्गत सबसे पहला ही बिंदु आता है कि ये कहाँ स्थित है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि कुलधरा ग्राम स्थित है। 4 जिलों के नाम दे देंगे और आपको पूछेंगे कि कौन सा है, तो अपने को सही करना है जैसलमेर जिला। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं या क्या क्या साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हमें व्हेल मछली के कंकाल वगैरह मिले हैं, और दूसरा है यहाँ पे डायनासोर के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? डायनासोर के। तो ये दो साक्ष्य है वो किस बात को प्रकट करते हैं? यह प्रकट करते हैं कि ये जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है या पश्चिमी राजस्थान का जो भाग है वो किसका अवशेष है? वो अवशेष है 33 सागर का अवशेष है। इस बात का प्रकट करते हैं सबूत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है बाटाडो का कुआं। क्या है हमारे पास? बाटाडो का कुआं। यह मुख्य रूप से बाड़मेर में स्थित है। यह भी मीठे पानी का स्रोत है और इसे राजस्थान का जल महल कहा जाता है। तो हमने बात की, इसे मुख्य रूप से 3 बातों के लिए जाना जाता है। सबसे पहला, यह बाड़मेर में स्थित है। बा से बाटाडो, बा से बाड़मेर। तो यह आपको अच्छे से याद हो ही जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात ही नहीं होती है। यह बाड़मेर में स्थित है। यह कहाँ है? यह बाड़मेर में स्थित है। इसे राजस्थान का जल महल कहा जाता है। इसे राजस्थान का जल महल कहा जाता है। राजस्थान का जल महल कहा जाता है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले बाटाडो का, और सबसे आखिरी बात, बाटाडो का कुआं क्या है? यह मीठे पानी का स्रोत है। यह क्या है? मीठे पानी का स्रोत है। मीठे पानी का स्रोत है। तो हमने बात की है कि जो बाटाडो का कुआं है वो बाड़मेर में स्थित है। बाटाडो का कुआं कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। इसे राजस्थान का जल महल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे राजस्थान का जल महल कहा जाता है। और ये क्या है? मीठे पानी का स्रोत है। चलिए मैं भी आपको एक अच्छे से समझा देता हूँ। हमने 2 शब्दावली पढ़ी है। कौन कौन सी पढ़ी है? आशा करता हूँ आपको याद होंगी, नहीं तो मैं बता देता हूँ। हमने जो 2 शब्दावली पढ़ी है
उनमें एक तो पड़ा है चांदन नलकूप। क्या पढ़ा है हमने? चांदन नलकूप पढ़ा है। एक पढ़ा है बाटाड़ू का कुआं। बाटाड़ू का कुआं। तो ये जो बाटा चेंज कर लेते हैं। ये जो चांदन नलकूप है ये स्थित है जैसलमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? जैसलमेर में। और अपनी बात की थी बा से, बाटाड़ू बा से बाड़मेर में स्थित है। दोनों मीठे पानी के स्रोत है। सबसे बड़ी बात, चांदन नलकूप को कहा जाता है थार का गढ़ा। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है थार का गढ़ा। और बाटाड़ू का कुआं को कहा जाता है राजस्थान का, राजस्थान का जल महल कहा जाता है। राजस्थान का जल महल कहा जाता है। इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि जो कुआं होता है, अलग पेंसिल ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। जो कुआं रहता है, क्या रहता है? कुआं। कुआं हमेशा बड़ा होता है। और जो नलकूप होता है, नलकूप को जो बोरवेल बोलते हैं, ट्यूबवेल, वो छोटा होता है या संकरा होता है। तो जो छोटा होगा तो वो छोटा सा गड़ा गड़ा टाइप में दिखेगा, तो थार का गड़ा कहलाएगा। और अगर वो बड़ा होगा, तो बड़ा है तो महल के जितना बड़ा होगा तो राजस्थान का जल महल कहा जाता है। इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पीवना सांप। पीवना सांप, पीवना सांप क्या है? पीवना सांप ये थार मरुस्थल में पाया जाता है। यह थार मरुस्थल में पाया जाता है। थार मरुस्थल में पाया जाता है। कहा जाता है कि ये जो पीवना सांप है इसका कलर भी सेम मिट्टी के जैसा ही होता है। कभी कभी दूरों में पता ही नहीं चलता और सांप के ऊपर पैर भी रख देते हैं, तो इस तरीके से वो हमारे लिए घातक सिद्ध होता है। ये बहुत जहरीला सांप है। ये क्या है? ये जहरीला सांप है। ये जहरीला सांप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीवना सांप नहीं, अपने को ध्यान में रखना है कि पीवना सांप कहाँ पाया जाता है। तो पीवना सांप थार के मरुस्थल में पाया जाता है। इसके अलावा इससे संबंधित कोई फैक्ट पूछे नहीं जाते, अभी तक तो पूछे नहीं गए, फ्यूचर का बोल नहीं सकते। पलाया झीलें। पलाया झीलें क्या होती है? पलाया झीलों की बात करें तो ये खारे पानी की अस्थायी झीलें होती है। अगर ये खारे पानी की झीलें समुद्र के किनारे हो तो उन्हें कयाल या लेगुन झीलें कहते हैं। और ये अगर समुद्र से दूर हो तो उसे उन्हें कहते हैं पलाया झीलें कहते हैं। सर्वाधिक पलाया झीलें जैसलमेर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। चलिए लिख लेते हैं कि पलाया झीलें क्या होती है। सबसे पहली बात, पलाया झीलें खारे पानी की अस्थायी झीलें है। ये कैसी झीलें? खारे पानी की अस्थायी झीलें हैं। खारे पानी से संबंधित, खारे पानी से संबंधित या खारे पानी से संबंधित दो झीलें आती है। खारे पानी, खारे पानी की झीलें दो जगह पे पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? एक तो पाई जाती है समुद्र, जो समुद्र है समुद्र के निकट का पाई जाती है, समुद्र के निकट। एक पाई जाती है समुद्र से दूर, समुद्र से दूर। तो जो समुद्र से दूर पाई जाती है उन्हें कहा जाता है पलाया झीलें। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है पलाया झीलें। और जो समुद्र के निकट पाई जाती है उन्हें कहा जाता है कयाल या लेगुन झीलें। कयान या लेगुन झीलें भी कहा जाता है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। क्या समझ गए होंगे कि पलाया झीलें क्या है? ये खारे पानी के अस्थायी झीलें हैं। ये समुद्र से दूर पाई जाती है।
अगर समुद्र के निकट खारे पानी के जिले हैं तो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? खारे पानी के जिले अगर समुद्र के निकट है तो उन्हें कहेंगे हम लोग कयाल। हाईलाइटर से हाईलाइट कर देता हूँ, उन्हें हम कहेंगे कयाल या लैगून जिले। और वही अगर समुद्र से दूर है तो उन्हें कहेंगे पलाया जिले। सबसे बड़ी बात ये कैसी होती है, ये अस्थायी जिले होती है। कैसी होती है? अस्थायी होती है। अगला एक और अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, नहीं तो इनको हटा देता हूँ थोड़ा सा। चलिए रहने देते, नई स्लाइड ही ले लेते, सबसे बेस्ट रहेगा। इंसर्ट स्लाइड, ये लीजिए आ गई नई स्लाइड। तो हम बात कर रहे थे कि पलाया जिले, क्या बात कर रहे थे हम? पलाया जिले। ये पलाया जिले वो कहाँ पाई जाती है, इससे संबंधित क्वेश्चन होता है। ये है खारे पानी के अस्थायी जिले, खारे पानी के अस्थायी जिले है। ये कैसे जिले है? अस्थायी है, अस्थायी जिले हैं। और इससे सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ये सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है। हमने बात कर ली है, सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है, पाई जाती हैं। तो हमने अभी तक ये पढ़ा है कि जो पलाया जिले है वो खारे पानी की है। इसके अंदर एक और ये भी बात लिख सकते हैं कि ये समुद्र से दूर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समुद्र से दूर पाई जाती है या दूर स्थित होती है। तो हमने बात की है कि पलाया जिले क्या होती है। पलाया जिले खारे पानी की अस्थायी जिले होती है। अस्थायी यानी उसके अंदर पानी ज़्यादा नहीं टिक पाता है। सर्वाधिक पलाया जिले जैसलमेर में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? ये समुद्र से दूर पाई जाती है। अगर समुद्र से निकट पाई जाएगी तो उसे कहेंगे कयाल या लैगून जिले। आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगला है हमारे पास है रन। रन होता है जो बालू का स्तूप के मध्य की निम्न भूमि में वर्षा जल भर जाने से निर्मित अस्थायी झीलें व दलदली भूमि को रन कहते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं दो रेत के टीले बना देता हूँ। मान लेते हैं ये कोई रेत का टीला है या रेत का जो स्तूप है, एक ये स्तूप है, एक दूसरा ये स्तूप है। ये दोनों क्या है? ये है बालू का स्तूप। ये भी एक बालू का स्तूप है और ये भी एक बालू का स्तूप है। तो ये जो बालू का स्तूप है इसके अंतर्गत जब भी वर्षा होती है, यहाँ पे मान लेते हैं ये कोई बादल है, इनसे कोई वर्षा हुई तो यहाँ से जो रेत के टीले से पानी बह के इस तरीके से बहते हुए इन दोनों टीलों से बहते हुए यहाँ पे जमा हो जाता है। कहाँ पे जमा हो जाता है? यहाँ पे जमा हो जाता है। फिर ये एक प्रकार से बोल तो इसके अंतर्गत ये दलदली होती है। क्या होती है? ये यहाँ पे जो बनी हुई है जो दलदल, जो अस्थायी झीलों का निर्माण होता है, ये कैसी झीलें होती है? अस्थायी झीलें। अस्थायी झीलें व दल दलदली भूमि का निर्माण होता है। कैसी भूमि? दलदली भूमि, दलदली भूमि का निर्माण। और ये जो दलदली भूमि बनती है इसे ही कहा जाता है
रन, क्या कहा जाता है? रन। ये जो लिखा है ये है जल, और ये अस्थायी भूमि। चलिए इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ये क्या क्या होता है, फिर हम इसके बारे में ये भी बात करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इसकी एक बार परिभाषा लिख लेते हैं। हमने बात की है, किसकी बात कर रहे हैं हम? रन क्या होता है। तो रन के बारे में हमने बात की कि जो बालू का स्तूप जो बालू का स्तूप होते हैं, बालू का स्तूपों के मध्य, कहाँ पे? बालू का स्तूपों के मध्य, मध्य मध्य की जो निम्न भूमि है, मध्य की निम्न भूमि, निम्न भूमि में जो वर्षा जल भर जाने के कारण, वर्षा जल भर जाने के कारण, वर्षा जल भर जाने के कारण अस्थायी झीलों का निर्माण होता है। कैसी झीलें होती है? अस्थायी झीलें होती है। अस्थायी झीलें या दलदली, या दलदली भूमि का निर्माण होता है। दलदली भूमि का निर्माण होता है, और इसी दलदली भूमि को रन कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है? रन कहा जाता है। तो हमने अब बात की है कि रन क्या होता है। हमने किसकी बात कर रहे हैं? हम रन की बात कर रहे हैं। रन की बात करें तो रन होते हैं, किसके बीच में पाई जाती है? ये बालू का स्तूपों के मध्य पाई जाती है। कैसी भूमि है? निम्न भूमि है। इसका जल भर जाने से, वर्षा जल भर जाने से क्या है? ये एक प्रकार से अस्थायी झीलें होती है या दलदली भूमि होती है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। आगे हम पढ़ते हैं कि ये कहाँ पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, ये भी सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है। ये पाई जाती है जैसलमेर में, मुख्य रूप से जैसलमेर में। और अगर नाम की बात करें तो कन्नौड़, बरमसर, बाकरी, पोखरण, लवा, ये जगह है, यहाँ पे पाई जाती है। एक जोधपुर में बाप रन करके पाया जाता है। बाड़मेर में थोब, जिसे राजस्थान का मरु जिला भी कहा जाता है। शेखावटी में परियारा और तालचापर नामक स्थानों पे पाया जाता है रन। और सर्वाधिक रन की बात करें तो ये जैसलमेर में पाया जाता है। हम बात करते हैं इनकी स्थिति, स्थिति या विस्तार की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? स्थिति या विस्तार की बात करते हैं। अगर हम स्थिति या विस्तार की बात करें तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। सर्वाधिक जो रन है वो पाए जाते हैं जैसलमेर में। कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। सर्वाधिक जो रन है वो जैसलमेर में पाए जाते हैं। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि जो जैसलमेर में कौन कौन सी जगह पे मुख्य रूप से पाया जाता है। तो हम बात करें, अगर हम बात करें कि जैसलमेर में कौन किस किस जगह पे ये पाया जाता है, तो उसमें सबसे मुख्य रूप से आता है, एक तो जगह पड़ती है कन्नौड़। कौन सी जगह पड़ती है? कन्नौड़। कन्नौड़, बरमसर, भाकरी, कन्नौड़, बरमसर, भाकरी, पोखरण और लवा। पोखरण और लवा, इन स्थानों पे मुख्य रूप से पाया जाता है। अगर हम जोधपुर की बात करें, जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में एक जो रन पाया जाता है उसे मुख्य रूप से बाप कहा जाता है। कौन सा? बाप। बाप रन जोधपुर में पाया जाता है। अगला है बाड़मेर वाला, बाड़मेर का थोब।
बाड़मेर का कौन सा है? बाड़मेर का थोब, बाड़मेर का थोबरन। इसे राजस्थान का मरु जिला भी कहा जाता है। राजस्थान का मरु जिला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का मरु जिला। आगे और रन है, वो एक दो चार रन शेखावटी में भी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? शेखावटी। शेखावटी में जो रन पाए जाते हैं वो है मुख्य रूप से परिहारा व तालछापर। कौन कौन से? परिहारा व तालछापर। तो आप कहेंगे कि हमें इतने सारे याद कैसे होंगे, तो इनमें से ज़्यादा याद नहीं करने हैं। मुख्य रूप से मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। एक तो आपको ध्यान रखना है कि जो बाप रन है वो जोधपुर में पाया जाता है, और एक जो थोब रन है वो बाड़मेर में पाया जाता है। और एक ये कभी कभी पूछ लेते हैं कन्नौड़। कन्नौड़ क्या है? कन्नौड़ तो एक प्रकार से रन है। इतने याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। हमने बात की है कि रन क्या होता है। रन होता है बालू का स्तूपों के मध्य की जो निम्न भूमि में वर्षा जल बढ़ जाने के कारण अस्थायी जिले या दलदली भूमि का निर्माण होता है, उसे रन कहा जाता है। स्थिति और विस्तार की बात करें तो सर्वाधिक ये कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक है वो जैसलमेर में पाए जाते हैं। वैसे हमने अभी बात कर ही ली है कौन कौन से, कन्नौड़, भाकरी, बरमसर, पोखरण और लवा। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। बाप है वो जोधपुर में है, और जो थोब है वो है बाड़मेर में पाया जाता है। और शेखावटी का परिहारा व तालछापर, इनका नाम ऐसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। अगला बिंदु है हमारे पास जो अध्ययन का, वो है, एक बार मैं देख लेता हूँ कहाँ तक हो गया है। टाइम हो गया 32। चलिए, ये आज शुष्क मरुस्थल है वो पूरा ही कर लेते हैं। अगला हमारे पास है वो है बालसन। बालसन क्या होता है? बालसन की बात करें तो बालसन मान लेते हैं ये तो पर्वतीय क्षेत्र है। ये क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र के मध्य जल का भराव होना। ये जो पर्वतीय क्षेत्र है इनके बीच में यहाँ पे जल का भराव होना। कैसे जल का भराव होगा? इस तरीके से यहाँ पे बादल बनेंगे, बादल से जो वर्षा आएगी वो इन दोनों के बीच भर जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे पानी वगैरह इकट्ठा होगा। ये क्या है? ये यहाँ पे जल का भराव होगा। जल भराव होगा तो इसे ही कहा जाता है बालसन कहा जाता है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो आप टीले देख रहे हैं ये चट्टानी क्षेत्र है। ये क्या है? चट्टाने हैं। तो चलिए लिख लेते हैं इसके बारे में जल्दी जल्दी से। दो चट्टानी क्षेत्र के मध्य जल का भराव होना बालसन कहलाता है। क्या कहा हमने? दो चट्टानों के मध्य, दो चट्टानों के मध्य, दो चट्टानों के मध्य जल का भराव होना, जल का भराव होना बालसन कहलाता है। क्या कहलाता है? बालसन कहलाता है। हम दो बिंदु लिख लेते हैं। एक तो हमने बात की थी, क्या पढ़ा था? एक हमने पढ़ा था कि रन, रन भी दो 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 स्तूपों के मध्य बनते हैं, और बालसन है वो भी दो के मध्य बनता है। लेकिन इसमें दोनों में सबसे बड़ा अंतर ये है कि ये जो रन है ये दो बालू का स्तूपों के मध्य बनते हैं। दो बालू का स्तूपों के मध्य
के मध्य जल भराव। और अगर हम बात करें कि बालसन क्या है, बालसन है बालसन हमने बात की है, ये क्या है, ये दो चट्टानों के मध्य, दो चट्टानों के मध्य जल भराव होना, जल भराव होना। आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि रन क्या होता है। रन दो बालुका स्तूपों के मध्य जल का भराव या दलदली भूमि होती है। बालसन क्या होता है, बालसन दो चट्टानों के मध्य जल भराव होना। इसमें सबसे बड़ी बात आप इन शब्दों के ऊपर जोड़ देंगे, दो चट्टान हैं और रन में क्या था, रन में थी दो बालुका स्तूपों के मध्य जल का भराव होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पेड़ीमांट, पेड़ीमांट या गिरिपाद। पेड़ीमांट या गिरिपाद का अर्थ होता है, मान लेते हैं ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है। ये क्या है, ये है पर्वत है, और पर्वत के ऊपर यहाँ से इस तरीके से जो रेत के कण हैं वो वर्षा जल के कारण बह बह के यहाँ पे नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। ये है मिट्टी के कण, मिट्टी कण यहाँ पे हो रहे जमाव, इसे ही कहा जाता है पेड़ीमांट या गिरिपाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेड़ीमांट या इसे कहा जाता है गिरिपाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेड़ीमांट या गिरिपाद। तो चलिए लिख लेते हैं। हमने बात की पेड़ीमांट क्या होता है, तो पेड़ीमांट रेगिस्तान में पर्वत के नीचे मिट्टी का जमाव। पेड़ीमांट होता है रेगिस्तान में पर्वत के नीचे, किसके नीचे, पर्वत के नीचे जो मिट्टी का जमाव होता है। क्या होता है, मिट्टी का जमाव, उसे ही पेड़ीमांट या गिरिपाद कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है मरुत्रिकोण। मरुत्रिकोण के अंतर्गत ये पर्यटन से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, ये पर्यटन से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये पर्यटन से संबंधित है। इसमें 3 जिले आते हैं। कौन कौन से 3 जिले आते हैं, इसमें 3 जिले आते हैं। 3 जिलों में सबसे पहला आता है जैसलमेर, जैसलमेर के बाद आता है जोधपुर, और तीसरा जिला आता है बीकानेर। कौन सा जिला आता है, बीकानेर। इन तीनों को आप समझेंगे। इसके अंतर्गत हमने बात की 3 जिले आते हैं। इसका त्रिभुज है वो इस तरीके से बनता है। राजस्थान के मैप में अभी हम देखेंगे। इसके अंतर्गत एक जिला सबसे ऊपर पहले बीकानेर आएगा, फिर यहाँ पे आएगा जैसलमेर, और एक यहाँ पे आएगा, अभी हम मैप से समझेंगे। इस तरीके की 2 शब्दावली आती है, एक आता है मरुत्रिकोण, एक सीज आता है। तो इन दोनों के बारे में समझेंगे। तो हमने अभी जो बात की है वो की है, मरुत्रिकोण क्या होता है, ये किससे संबंधित है। ये सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, ये पर्यटन से संबंधित है। इसमें 3 जिले आते हैं, जैसलमेर और जोधपुर तो कॉमन है, लेकिन आप याद रखेंगे बीकानेर को। बीकानेर पर्यटन में आता है, मरुत्रिकोण में आता है, लेकिन यह सीज में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीज क्या होता है, ये देखिए, ये आ गया। हमने बात की सीज, जो सीज है उसका ट्रायंगल उल्टा बनता है। किस तरीके से, इस तरीके से बनेगा। और इसके जो जिले हैं वो सबसे पहले
जैसलमेर, जैसलमेर, और दूसरा आएगा जोधपुर, और तीसरा आएगा बाड़मेर। इसमें बाड़मेर ज़िला आता है। तो हम बात कर लेते हैं कि ये किससे संबंधित है। सबसे पहले यह सौर ऊर्जा से संबंधित है, सौर ऊर्जा से संबंधित है। राजस्थान में एक ऐसा क्षेत्र चिन्हित किया गया है जहाँ से सौर ऊर्जा का उत्पादन सर्वाधिक होता है। वो क्षेत्र आता है जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर के बीच में सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन संभव है। तो ये जो सीज है वो सौर ऊर्जा से संबंधित है। इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि सीज का संबंध है। सीज का संबंध ऐसे मत कर देना कि चीज़ का संबंध पनीर से, अरे वो क्या बोलते हैं, वो जो आता है ना, कोई भी फास्ट फूड खाते हैं तो उसके साथ चीज़ लगाना, तो वो वाली चीज़ नहीं है। ये सौर ऊर्जा से संबंधित है। अभी से उससे संबंध नहीं जोड़ेंगे। चलिए मैं आगे एक राजस्थान का मैप लेके आपको बता देता हूँ किस तरीके से इन दोनों में डिफरेंस आता है। ये हमने ब्लैंक शीट ले ली है और यहाँ पे मैं एक मैप ऐड कर देता हूँ। डेस्कटॉप मैप्स राजस्थान, यही वाला ऐड कर लेते हैं। ये लीजिए, हमारे पास राजस्थान का मैप आ गया है। तो हम लोग दो चीज़ों की बात कर रहे थे। सबसे पहला हमारे पास कुछ जिलों के मैं नाम लिख लेता हूँ पॉइंट बना के, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। एक तो जिला ये आता है, एक ये पॉइंट आता है, एक हमारा ये बीकानेर आता है, एक जैसलमेर आता है। अगर हम इस ट्रायंगल को देखेंगे, जैसे ये वाला जो ट्रायंगल है ब्लू वाला, कौन सा ट्रायंगल, ब्लू वाला, ये जो ट्रायंगल है इसको मैं डार्क कर देता हूँ। ये जो ट्रायंगल है इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं, यहाँ पे आता है बीकानेर। कौन सा जिला आता है, बीकानेर। यहाँ पे आता है जैसलमेर, और ये जो पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे आएगा जोधपुर। इसी तो ये किस चीज़ का प्रतीक है, ये प्रतीक है, ये मरु त्रिकोण को परिभाषित, ये बताता है किसको, ये मरु त्रिकोण को बताता है। कहाँ गायब हो रहा है, सारा मिक्स हो गया। चलो, ये बताता है मरु त्रिकोण को बताता है। किसे बताता है, मरु त्रिकोण। और ये जो मरु त्रिकोण है वो संबंधित है पर्यटन से। अगला हम लेते हैं इस तरीके से, एक और है, कौन सा कलर ले, कौन सा ले, कौन सा, ये वाला ले लेते हैं। एक सेम यहाँ से, ये जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, इन तीनों जिलों में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर ज़िले में। हमने बात की ये कहाँ फैला हुआ है, ये फैला हुआ है जैसलमेर, ये है इसका दक्षिणतम पॉइंट बाड़मेर, और ये पॉइंट है जोधपुर। और ये जो है इसे कहते हैं, इसे कहते हैं सीज का संबंध है सौर ऊर्जा से। किससे संबंधित है, ये संबंधित है सौर ऊर्जा से। आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। मरु त्रिकोण की बात करें तो उसके अंतर्गत बीकानेर जिला आता है, और सीज की बात करें तो उसके अंतर्गत बाड़मेर जिला शामिल होता है। बस इतना सा फ़र्क है। आशा करता हूँ आप इसे ध्यान से समझेंगे तो कभी गलती नहीं होगी।
अगली शब्दावली है हमारे पास है इंस इंसेलबर्ग। क्या शब्द है? इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग क्या होता है? मान लेते हैं ये कोई इस तरीके से कोई पठार है, पठार या पर्वत है कोई भी। ये क्या है? ये एक तरीके से कोई पर्वत है। फ्यूचर में इसके अंदर से इस तरीके से इसके ऊपर से पानी बह रहा था। क्या बह रहा था इसके ऊपर से? ये पानी बह रहा था। ये क्या बह रहा है? पानी बहना। पानी के कारण इसका ऊपर का भाग अवशिष्ट हो गया, या इसका जो मतलब कुछ भाग बिखर गया, इसका अवक्षेप हो गया। तो इससे जो इसका जो बचा हुआ भाग इस तरीके से दिखेगा। बचा हुआ भाग है वो इस तरीके से दिखेगा। इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये जो आकृति बनेगी इसे कहा जाएगा इंसेलबर्ग। इसे क्या कहा जाएगा? इंसेलबर्ग। तो चलिए लिख लेते हैं इंसेलबर्ग क्या होता है। इंसेलबर्ग होता है, हमने अभी अभी बात की है कि जल या हवा के बहाव से चट्टान के अपरदन होने पर शेष चट्टान इंसेलबर्ग कहलाता है या कहलाती है। इसका जो उदाहरण है, इसका जो परिभाषा है वो लिख लेते हैं। जल या क्या कहा हमने? जल या हवा के बहाव से हवा के बहाव से चट्टान के अपरदन से जो चट्टान के अपरदन यानी उसका एक प्रकार से अपक्षय होना। अपरदन से या अपरदन के कारण शेष जो बची चट्टान है, शेष चट्टान को इंसेलबर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंसेलबर्ग कहा जाता है। और इंसेलबर्ग के सर्वाधिक जो उदाहरण है वो कहाँ मिलेंगे? सर्वाधिक पर्वत मतलब एक प्रकार से सर्वाधिक पर्वत लगभग उदयपुर और माउंट आबू सिरोही में पाए जाते हैं। और वहाँ पे वर्षा भी ज़्यादा होती है, जिससे पहाड़ों से जो जल है वो नीचे आता रहता है। तो जो पहाड़ों का अपरदन उस जल के द्वारा किया जा रहा है, उसके बाद जो शेष आकृति बच जाती है वो इंसेलबर्ग की कहलाती है। तो सर्वाधिक उदाहरण कहाँ पाए जाएंगे? सर्वाधिक पाए जाएंगे माउंट आबू में। कहाँ पाए जाएंगे? माउंट आबू सिरोही में। आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। इंसेलबर्ग क्या होता है? जल या हवा के द्वारा चट्टान का जो अपरदन होने के पश्चात जो शेष चट्टान बचती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इंसेलबर्ग। आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास जो शब्दावली है वो है खड़िन। खड़िन क्या होती है? खड़िन एक परंपरागत जल संरक्षण की पद्धति है। और इसका विकास की बात करें तो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा किया गया। हमने इसके बारे में दो महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े। क्या क्या कहा मैंने? यह एक परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। यह एक परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। ये क्या है? परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। कैसी विधि है ये? जल संरक्षण की विधि है। परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। परंपरागत यानी जो परंपरा से चल रही है। अगर हम इसके विकास की बात करें तो इनका विकास है वो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। इसका जो विकास है वो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। जो इस विधि का विकास है वो जैसलमेर के पालीवाल
ब्राह्मणों के द्वारा किया गया, ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। तो हमने बात की है कि खड़ीन क्या होती है। खड़ीन एक क्या है? खड़ीन एक परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। खड़ीन क्या है? परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। अगर इसका विकास है या ये सर्वाधिक कहाँ की जाती है? ये सर्वाधिक की जाती है जैसलमेर में की जाती है। और अगर हम बात करें कि इनका विकास में किस ब्राह्मणों का योगदान है, तो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण योगदान है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ दे देता हूँ। कैसी लगी आपको ये क्लास? लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे चैनल एलसी गुरुजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप क्लास की टाइम टू टाइम अगर आप क्लास की लिंक प्राप्त करना चाहते हैं, क्लास की लिंक प्लस और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, कौन सा चैनल है? टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया हुआ है, आप देखेंगे तो मिल जाएगा, एलसी गुरुजी के नाम से। उसको अवश्य रूप से ज्वाइन कर दीजिएगा। वहाँ आपको टाइम टू टाइम क्लास की लिंक और पीडीएफ शेयर की जाएगी। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई को निरंतर रूप से जारी रखिए। धन्यवाद।